अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? अच्छा जी, मज़े में रहना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ इंग्लिश बोलने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो रोज़ाना 20 से 25 मिनट जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए और ग्रामर सीखें। ये बड़ी बेसिक लर्निंग्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए कुछ ऐप्स चाहिए तो ये ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डोलिंगो है और ग्रामरली है। ये ऐप डाउनलोड करें तो आपकी इंग्लिश हो जाएगी बेहतर। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स जो हैं वो बहुत ग्लॉसी नजर आए लेकिन एक्चुअल में वो है ड्राई, तो उसके लिए आप लिप ऑयल यूज़ करें और 20 या 30 मिनट पहले लिपस्टिक लगाने से आप ही ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो लिप्स हैं बाद में ग्लॉसी भी लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त लुक भी आएगी और क्रैक लुक भी खत्म हो जाएगी। सेकेंडली ये कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ऑक्सीजन आपके सराउंडिंग में हो तो पीपल का दरख्त जो है वो लगाएं और पीपल का दरख्त जो है वो 9 से 10 लोगों को ऑक्सीजन देता है। और इसके अलावा एक और बड़े मज़े की बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जब आप ड्राइव करते हैं तो सेफली किया करें, क्योंकि ड्राइव करने के दौरान जब आप फोकस करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और अगर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जगहों पर जाकर रुक जाया करें। अच्छा जी, शो का बाकायदा आगाज़ करते हुए बताते हैं आपको कि जी आज मौसम कैसा रहेगा। तो कराची का मौसम रहेगा औसम और इस तरह से है खबर कि कराची में आज तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म भी रहेगा और खुश्क भी रहेगा, यानी कि फिर वही बात है कि मिला जुला मौसम रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का जो तनासुब है वो है 71%। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो हज सीज़न है उसका आगाज़ होने जा रहा है। आज खबर यह है कि जी मक्का मुकरमा, सऊदी हुकूमत ने मक्का मुकरमा में हज सीज़न के दौरान दाखिले के लिए परमिट लाजमी करार दिया है। अच्छा जी, इस इकदाम का मकसद हुज्जाज कराम की सलामती और फरीज़ा हज की अदायगी को महफूज बनाना है और तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने हुज्जाज कराम की सलामती और फरीज़ा हज की अदायगी को महफूज बनाने के लिए मुतादिद इकदाम का ऐलान किया, जिसके तहत आज से गैर मुल्कियों के लिए मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए मुतल्लिका हुकाम से बाकायदा इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं और ख़बर यह है कि जी ये जो कहना चाहिए कि हमारे मुल्क में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है तो जो अनएक्सपेक्टेड हो रही होती है और ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही होती हैं ये क्या हो रही होती है, तो जनाब 400 किलोग्राम चांदी जो है वो कहाँ गई। अच्छा जी, अब ये एक ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि 2 एहलकार जो हैं कस्टम्स के उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पर चांदी के बिस्किट्स को शीशे की ईंटों में तब्दील करने का इल्ज़ाम है और ये कुछ इस तरह से खबर है एलामिया के मुताबिक कि मुलजमान पर जब्त शुदा 688 किलोग्राम चांदी लाहौर पहुँचाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने स्टेट वेयर हाउस से 36 डब्बों में पैक चांदी अपनी तहवील में ली। अच्छा जी, एलामिया के मुताबिक लाहौर में डब्बे खोलने पर 688 किलोग्राम में से 400 किलोग्राम चांदी जाली निकली। सीलबंद डब्बों में चांदी की जगह सीसा मौजूद था। अच्छा जी, ये खबर है जी। इसके अलावा एक और ख़बर है और वो ख़बर कुछ इस तरीके से है, ये है इट्स अबाउट शालीमार एक्सप्रेस। हमारे यहाँ जो रेलवे का निज़ाम है, हमारे यहाँ जो ट्रेन का निज़ाम है, कहते हैं कि बड़ा डेवलप कर दिया लेकिन अब भी लोग परेशान हैं, अब भी एहतजाज की सी सूरत हाल है। मुसाफिरों ने किया है एहतजाज। इट्स अबाउट शालीमार एक्सप्रेस। शालीमार एक्सप्रेस के टिकट्स इतने महंगे हैं लेकिन वहाँ पर एसी हैं बंद। मुसाफिरों ने किया है एहतजाज। अच्छा जी, मुसाफिरों से 14,000 रुपये किराया वसूल किया गया मगर एसी काम नहीं कर रहे। शालीमार एक्सप्रेस सुबह 8:30 बजे कराची से रवाना हुई। मुसाफिरों का हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मसला हल करने का मुतालबा। ट्रेन में गर्मी के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे इंतजामिया की नाअहली जो है वो सामने आ गई है और मुसाफिर यही कहते हैं कि भाई इतने किराए ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं है। जाओ तो ऐसे ही लगता है कि जी हम किसी पुरानी ट्रेन में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि इन्होंने जो रेनोवेट की है शायद ये कोई पुराना स्टफ़ है जिसको रेनोवेट कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स जो है सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अच्छा, एक और ख़बर और ये अफसोसनाक हादसा, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये इलाका है जी नाज़माबाद का। नाज़माबाद नंबर 1 में ट्रैफिक हादसा हुआ है और ये 2 सगी बहनें हैं जो कि जाबाहक हो गई हैं इस हादसे में और आए रोज़ कराची में जो है ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। अब तक रवा माह की अगर मैं बात करूँ तो स्टैट्स अगर आप देखें तो 28 के करीब लोग जो है वो जाबाहक हो चुके हैं, 10 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। अच्छा, ये जो हादसा है इसकी तफसील ये है कि यह हादसा मोटरसाइकिल गिरने की वजह से पेश आया और ये जो दोनों बहनें थीं ये जब गिरी हैं तो बड़ा खौफनाक किस्म का ये हादसा था। ऑयल टैंकर जो था वो 22 व्हीलर है जिसे थाने मुंतकिल कर
दिया गया है और जो ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है। दोनों खवातीन की लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और मोटरसाइकिल चलाने वाला जो नौजवान है वो मौजाना तौर पर बच गया है। तो आए दिन इस तरह के हादसा होते हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, अब शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं गट हेल्थ के हवाले से। अच्छा जी, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल परफेक्टली काम कर रहा है तो यकीन करें आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अच्छा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, गैस की शिकायत है, आपको दीगर पेट के अमराज हैं और बहुत सारे मसले हैं ना, और आपकी गट हेल्थ ख़राब है, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ पर भी, आपके बॉडी पर भी बुरा इम्पैक्ट जो है वो डालती है। अच्छा, गट हेल्थ का ठीक होना कितना ज़रूरी है, ये बहुत काउंटेबल है कि आप अपनी लाइफ को जो है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, आपकी क्या रूटीन है, आप क्या खाते हैं, कितना टॉक्सिक खा रहे हैं, कितना आप जो है बैक्टीरिया से बच रहे हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, मगर आप अपनी डाइट को, आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं और लोगों में कब्ज़ की शिकायत क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, लोगों में गैसेस की शिकायत क्यों होती है, गट हेल्थ क्यों ख़राब होती है। और यकीन करें, जिन लोगों की गट हेल्थ ख़राब होती है उन लोगों का मूड ख़राब रहता है, वो चिड़चिड़े रहते हैं और वो इसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनके अंदर इतने मूड स्विंग्स हैं। वैसे तो मूड स्विंग्स का ताल्लुक हार्मोनल इश्यूज से भी होता है, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है नौशीन अब्बास ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। अच्छा नौशीन, ये बताइए कैसे मैनेज किया जाए गट हेल्थ को, गैस से, कंस्टिपेशन से, एंजाइटी से, किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है? तो बीइंग अ डॉक्टर, जब हमें ना एनाटॉमी जब पढ़ाई जाती है तो हमें ये बताया जाता था कि आपका गट आपके ब्रेन से डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन उस वक्त तक हमें समझ नहीं आती थी। ठीक है, आपने जैसे बात की कि बहुत से लोगों को नहीं समझ आती कि आपका जो चिड़चिड़ापन और सारी चीजें हैं वो क्या है। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड गट ब्रेन एक्सेस, यानी कि आपका जो गट है वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इसका एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आगे बताऊंगी क्या, कि अगर गॉड फॉरबिड इफ यू गेट टू हियर समथिंग व्हिच इज वेरी अपसेटिंग, आपको एकदम से फील होगा कि आपके गट को किसी ने क्लेंच कर लिया, यानी कि मुट्ठी में पकड़ लिया है और आपको एक लो फीलिंग होती है। दिस इज बिकॉज आपका गट ब्रेन कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं कि गट की हेल्थ का क्या है। गट एक क्लोज कैविटी है, यानी कि एक बंद गार है और उसकी आपने उसमें बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। सबसे पहले जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं उनको अपनी गट हेल्थ पे काम करने की जरूरत है। उनको अपने हेल्दी बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स, इन सारी चीजों को लेने की जरूरत है। प्रोबायोटिक्स क्या है कि वो जो आपका गट बैक्टीरिया है वो उसको हेल्दी बैक्टीरिया उसको बढ़ाते हैं। और सबसे आसान प्रोबायोटिक क्या है? दही। दही आपका एक ऐसा प्रोबायोटिक है जो अगर आप अपनी डाइट में एडेड रखें तो वो आपको हेल्प आउट करता रहता है। सही। इसके बाद आपके पास क्या आता है कि आपने प्रोलॉन्ग गैप्स नहीं देने अपने अगर आपको लगता है कि आप तेजाबियत का शिकार है तो आपने प्रोलॉन्ग गैप्स नहीं देने अपने खाने के दरमियान में। ठीक है। अच्छा, आप और उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने या तो अगर आप, क्योंकि देखो गट की ना एक लाइनिंग है, अगर आप उसको बार बार डिस्ट्रॉय करते रहोगे तो एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा और जब वो एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा तो वो आपको कॉन्स्टेंटली तंग करता रहेगा। एंड रिमेंबर, द पीपल हु डजंट हैव गुड गट, उनका रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया, अच्छा अगर आप कंटिन्यू करना चाहती है तो कंटिन्यू कीजिए प्लीज जी। अच्छा, तो थ्रोट इन्फेक्शन नहीं, ठीक है, आप सवाल करते रहे। अच्छा, मैं तो आई कैन कीप ऑन एंड ऑन टॉकिंग अबाउट इट। आप सवाल करती रहे तो ओके, ठीक है। ये आपने जिस तरह से कहा ना कि थ्रोट इन्फेक्शन रिकरेंट होता रहता है और लोगों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो लोगों को ये बताएं कि अगर गट हेल्थ नहीं ठीक तो उससे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या क्या, जाहिर सी बात है गला ख़राब होता है, खराश होती है, आपको प्रॉब्लम होती है, और कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पुअर गट हेल्थ? पुअर गट हेल्थ, अगर आपको देखो, एक तो मैंने थ्रोट बताया, कनेक्टेड, तो उसमें से क्लोज कैविटी है, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो उससे कोई भी आपके वेपर्स आपके गले में जा सकते हैं। आसान लफ्जों में मैं बता रही हूँ। सेकेंडली, जिन लोगों को रिकरेंट डायरिया रहता है, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जो कि बहुत ही अंडर रिकग्नाइज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यस। यस, IBS इज लाइक 60% ऑफ पीपल दे डोंट नो दे हैव IBS। वो बेचारे इसी स्ट्रगल में रहते हैं कि पता नहीं हमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं, वी हैव टू रश टू द वॉशरूम, या हम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है तो डायरिया हो जाता है। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ IBS और उसमें कुछ खाने की चीजें उन्हें इरिटेट कर रही होती हैं।
अच्छा, रिकरेंट डायरिया और अब जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपके गट में से आयरन एब्जॉर्प्शन भी कम कर देती है। तो बहुत से पेशेंट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ भी आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। कॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से नहीं है, बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। आप या तो वेट लूज करना शुरू कर देते हैं ना, दिस एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लिथार्जी है, आपको लॉस ऑफ फोकस एट वर्क है, आपका क्या कहते हैं, आपका मोरल हमेशा लो रहता है, क्योंकि अगर आपका गट कॉन्स्टेंटली आपको तंग करता रहेगा तो आप कुछ एंजॉय ही नहीं कर रहे। जब आप एंजॉय नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पे उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीजें जिसको आपको रूल आउट करना है, यू हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल, ताकि वो आपको बता सके कि अगर आपको आईबीएस भी है या आपको जैसे हम बात करें सीधा सीलियक डिजीज की अगर मैं बात करूं तो वो भी गट में ही है, जिसमें आपको ग्लूटेन जो है आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि आटे में होता है, तो वो भी एक चीज है जो कि कॉन्स्टेंटली आपकी गट लाइनिंग को तंग करती रहती है। और आप अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि ग्लूटेन जो है है वो आटे में होता है, बिल्कुल आई टोटली अग्री। अच्छा, इशू ये है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम जो रोटी खा रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो उसका सद्देबाब नहीं करते। तो आप जिस आटे की रोटी खाते हैं, आप क्या सजेस्ट करती हैं बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट कि लोगों को कौन सा फाइबर जो है वो यूज़ करना चाहिए, कौन से आटे की रोटी खानी चाहिए? बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो वाइट और वो चक्की वाला जो दूसरा जो आटा होता है वो मिक्स करके पकाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यार गट हेल्थ जो है ये बेहतर रहे। तो ज़रा सा इसके ऊपर बताइए तफसील से कि लोगों को कौन से आटे की रोटी खा लेनी चाहिए कि उनको पेट के अमराज ना हो। अच्छा देखो, ग्लूटेन के लिए जो अगेन मैं बार बार कहूंगी, अज्यूम नहीं करना, चैट जीपीटी के सिम्टम्स में मत अपने आप को डायग्नोसिस देना। हाँ, आप डॉक्टर को कंसल्ट अ डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू नो आप उनसे बात करके देखें कि किस तरीके से है। अगर आपको लगता है तो कुछ टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं, IgA IgG कुछ टेस्ट है जो कि हम कराएंगे, ठीक है, टेस्ट होते हैं, बिल्कुल। एलर्जी के। वंस आपकी ग्लूटेन एलर्जी डायग्नोज होती है, फिर हम आटे की डिफरेंट फॉर्म्स है, ग्लूटेन फ्री फ्लावर है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं, हमारे पास नहीं, आमंड वो तो चले आपने है। बात, वो तो जब आपने जिक्र किया ग्लूटेन का ना, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो है तो फाइन इनफ। बट जिन लोगों को इन जनरल, मतलब होता है ना कि इन जनरल सिम्टम्स हैं कि मैंने अगर तंदूर की रोटी खाई है तो ठीक है मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही, या मैंने तंदूर की खा ली है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या जो आटा हमारे घर में आ रहा है उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो डेफिनेटली अगर आपको सिवियरिटी है तो आप IgG की तरफ जाएंगे, आप मुख्तलिफ टेस्ट कराएंगे। लेकिन मैंने आपसे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट पूछा कि कौन सा ऐसा आटा है जो कि बेहतर रहता है आपकी गट हेल्थ के लिए इन जनरल, जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं अगर वो सुपरफिशली दे आर कंप्लेनिंग कि भाई हमें जो है इस रोटी से प्रॉब्लम हो रही है, या हमें इससे कंस्टिपेशन हो रहा है, या हमें इससे जो है वो पेट के अमराज हो रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने पूछा जी। सबसे आसान तो आपका चक्की का आटा है, ठीक है। अगर आप चक्की का आटा ले रही हैं, हाँ, क्योंकि रिफाइंड में तो आपको पता है कुछ भी नहीं होता, इट्स वाइट एंड इट्स ऑफ नो गुड। अगर आपका चक्की का आटा है तो आप वो यूज करें, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर कुछ अरसे आटे को छोड़ के चावल की तरफ जाके देखें। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड कि हम किस तरीके से चल सकता है इसको। तो रोटी में जितनी ग़िज़ाइयत होती है या जितनी एनर्जी होती है, अगर वो ऑल्टरनेटिव स्विच करते हैं राइस की तरफ या फिर किसी और मील की तरफ, तो वो कौन से मील हो सकते हैं जो कि रोटी का नेमुल बदल हो सकते हैं फॉर द टाइम बिंग? ज़ाहिर है सारी लाइफ तो आप नहीं उसको छोड़ सकते, बट जब आपको प्रॉब्लम है तो आप रोटी छोड़ के किन ग़िज़ाओं पर जा सकते हैं जो कि आपको ताकत भी प्रोवाइड करें और आपको वीकनेस भी फील ना हो? जी, तो रोटी मैंने कहा रैंडम नहीं छोड़नी है आप बहुत, क्योंकि गंदम की ताकत जो है वो कोई और चीज नहीं दे रही होती आपको, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने पहले तो अगर चावल है तो अगर आप चावल यूज कर रहे हैं, ग्लूटेन फ्री फ्लावर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलता, इट्स रेडली अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। अब हमारी बहुत सी पाकिस्तानी का, अगर आप उस दोनों चीजों को इस्तेमाल करें एंड यू फील योर सिम्टम्स आर गेटिंग बेटर, तो कुछ अरसे अपने गट को हील होने दें। जब आपने अपने गट को हील होने दिया तो मैंने बोला ना क्लोज कैविटी, उसको हील होने में टाइम, देन स्लोली ग्रेजुअली यू कैन अगेन रीइंट्रोड्यूस, और आप देख सकते हैं कि क्या आया ये आटे की वजह से मुझे तंग कर रहा था या ये नॉर्मली मैं मतलब इस चीज को कंपनसेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ और मैं इसको खा सकता हूँ। तो ये चीजें हैं जिसको आपने करनी है। एक और चीज जो हम बात करें, सिंस हम गट की बात करें, एक बात याद रखिएगा, सिंस हमारे खाने ऐसे हैं जिसमें हम बहुत स्पाइसेस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मिर्चें और ऐसी चीजें, तो अगर आपको बार बार गट आपका तंग कर रहा है तो अपनी स्पाइसेस को भी आपने देखना है कि कोई उसकी वजह से तो नहीं चीज हो रही है, या ऑयल्स भी आपको इरिटेट कर रहे होते हैं। सो
एंड अगर आपको लगता है कि, तो आपने कुछ सब्जियां भी हैं जो आपके गट लाइनिंग को इरिटेट कर सकती हैं। सो इट्स अ होल फूड ग्रुप जिसमें से आपने पिक एंड चूज करके देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि गट जो अब इरिटेशन है वो एकदम से पता नहीं चलती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, वो इरिटेशन पता नहीं चलती ना, आपको ये नहीं पता। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि उनको फूड से शायद प्रॉब्लम हो रही है, फूड उनको कॉन्स्टिपेशन बना रहा है, फूड उनको इन्फ्लेमेशन कर रहा है, फूड की वजह से उन्हें एंजाइटी हो रही है, या फूड उन्हें सूट नहीं कर रहा, लोगों को चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि इंटरनल क्या इशू है, कहीं फूड से एलर्जी तो नहीं है, कहीं फूड से कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जाहिर है इसके डायग्नोसिस करने चाहिए, और इसके लिए अगर वो जानना चाहते हैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो जाएं ज़रूर। फिर अगर उनके सजेशन समझ में आते हैं तो डायरेक्टली वो डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं और दिखा सकते हैं, उसके लिए टेस्ट कराएं, चेकअप्स एंड ऑल दैट। अब लाइफस्टाइल की बात करते हैं, किस तरह से लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है। हेल्दी खाने क्या हैं, क्या खाएं रोज़ाना, और क्या स्किप करें, क्योंकि अगर आप रोज़ाना एक ही डाइट के ऊपर होते हैं तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम करती है, और फिर आप खुद भी बोर हो जाते हैं। तो अगर 7 डेज़ अ वीक हैं तो इसमें किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और अगर आपने नाश्ते में कुछ डिफरेंट खाया है तो फिर दिन के खाने में क्या खा लें। इन जनरल अगर आप इस हवाले से बता सकें तो लोगों को बताएं कि हेल्दी डाइट, हेल्दी खाने कौन से होते हैं जिससे आपकी गट हेल्थ भी बेहतर रहे, और अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, किसी को गैसेस के इश्यूज़ हैं, किसी को कंस्टिपेशन है, तो उसके लिए फिर वो क्या प्रिवेंशन क्या है, इलाज कैसे कर सकता है। अगर कोई इसके लिए कोई ग़िज़ाएँ हैं जो कि इन चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं तो ज़रूर बताइए प्लीज़। जी नौशीन। सबसे पहले तो आप लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की बात कर रही हैं, ठीक है। हाँ, लाइफस्टाइल राइट, इंटरवेंशन का मतलब है कि आपने अपनी रूटीन को चेंज करना है। लेट्स बिल्कुल। टॉक क्या फर्स्ट कम्स फर्स्ट। सबसे पहले तो बिकम फिजिकली एक्टिव। जब आप अपनी गट हेल्थ की बात करते हैं तो आप, अगर आपकी आपकी स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं ज्यादा टाइम, तो आपका गट हेल्दी नहीं होगा। तो हाँ, आपने अपने आप को वॉक या फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ थिंग, उसमें इंडल्ज करना है, हाँ, ठीक। सेकेंड आपका आता है पानी का इनटेक। वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पानी प्रॉपर्ली नहीं ले रही हैं या ले रहे हैं तो वो भी आपको तंग करेगा। सो बीइंग हेल्दी इंडिविजुअल विदाउट एनी रीनल इश्यूज, आप 8 से 10 ग्लास पानी अपने दिन का टारगेट रखेंगे, सही। तीसरी चीज आती है आपकी नींद। आपको पता है कि लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो रात का टाइम बनाया वो यस, आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए है, और यस, उसी हीलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी नींद है। यस, आपकी नींद आपके गट को हील करने में हेल्प आउट करती है। यस, ये चीज हो गई। इसके बाद अब आता है आपकी डाइट। डाइट आपने प्रॉपर्ली प्लान करनी है कि आप क्या करना चाह रही हैं और क्या करना चाह रही हैं और क्या आपका टारगेट है। हाँ, अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, देयर आर डिफरेंट टारगेट्स यू हैव। हाँ, व्हाट आई सजेस्ट दैट add all kind of food groups in your diet. Carbohydrates, let's talk about roti, चावल, bread, बट पोर्शन कंट्रोल के साथ, ठीक है। हाँ, आप प्रोटीन्स की बात करें, आपके पास मुर्गी है, मछली है, अंडा है, मटन है, बीफ है, दालें हैं, चीज है, दूध है, आप इसका भी पोर्शन अपनी डाइट में ऐड ऑन रखें। क्योंकि देखिए अल्लाह ने ये, मैं बार बार रेफरेंस देती हूँ, ऑल दीज फूड ग्रुप्स वर मेड बाय अल्लाह ताला, और हमने उसको डिस्कवर किया इसीलिए क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर हेल्दी फैट्स लेने हैं तो आपके पास एक अच्छा दूध का सोर्स होना चाहिए, मक्खन होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें। तो आप देखेंगे कि मैंने कोई ग्रुप मिस नहीं किया। जब आप इन सारी चीजों को लेके चलते हैं तो आपने बैलेंस डाइट रखना है। नाश्ता करो बादशाह की तरह और रात का खाना खाओ गुलाम की तरह। दिस दैट्स इज अ ग्रेट, वेरी दैट्स ग्रेट। famous saying. That's a famous saying, and हाँ, it actually has a very important background to it. यस, पूरा दिन गुजारना है, खाली पेट चले जाओ ऑफ काम पे, स्कूल पे, यू नो एनीथिंग यू वांट टू डू एंड यू आर अनेबल टू फोकस. So राइट। have a proper meal, breakfast, and then have a dinner which is lighter but a healthier one. Thank you very much, Nosheen, for your precious time. So we'll take a short break here with us. वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे ख़वातीन के ऐसे इशू के ऊपर जिसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जाता है, लेकिन ये मसला ज़िंदगी का अहम तरीन मसला है। अब जिसकी भी शादी होती है डेफिनेटली उसके बाद वो अपनी फैमिली बनाने की तरफ जाते हैं, और फिर उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमेशा जो भी खातून है या हमेशा जो भी फैमिलीज़ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जो हेल्थ है उनका ख्याल रखा जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर से भी बात करते
हैं और बहुत सारी खवातीन जो हैं इस बारे में बड़ा क्यूरियस होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही होती हैं और वे सोच रही होती हैं कि जी कैसे वो मैनेज करेंगी अपनी प्रेगनेंसी को और ओवरऑल उनको इसके लिए हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए। तो जब भी कोई इस तरफ बढ़ता है या जब भी कोई अपनी फैमिली मेकिंग की तरफ जाता है या इस हाईएस्ट मेडिकल जो है वो प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो बॉडी है क्या वो प्रिपेयर है, क्या उनकी बॉडी जो है वो उन्होंने उस तरीके से विटामिन्स और बाकी इनटेक्स को पूरा किया हुआ है। तो इसके लिए बेहतरीन डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें सजेशन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो मिसकैरेज से बच सकते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेजेस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अतरूबा इस्माइल ने, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, आज हम बात कर रहे हैं मिसकैरेजेस के हवाले से, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और ये क्यों होते हैं? मतलब ये आजकल बहुत ज़्यादा रैंडम देखा जा रहा है कि ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं, तो ऐसा क्यों होता है ये बताइए और इसको कैसे रोका जाए ये भी बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये क्यों होता है, तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर सबसे बड़ी वजह है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। अगर किसी भी बच्चे में जिनियाती नुकाइस हैं, यानी कि एग और स्पर्म की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ फीटस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चा आपका हेल्दी नहीं होता और वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से वो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज यानी खुद ब खुद हमल ज़ाया होने की तरफ चला जाता है। एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर कोई भी खातून की उम्र ज्यादा है और उसके साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, थायराइड का है या पीसीओस जो आजकल कॉमन है, वो वाली फीमेल्स जब लेटर ऑन कंसीव करती हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस देखे गए हैं कि वो मिसकैरेज की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी किसी बीमारी की वजह से लॉन्ग टर्म अगर वो किसी मेडिकेशन पे हैं या आपका स्ट्रेस है, आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब इस सब मिसकैरेजेस की तरफ लेके जाते हैं किसी भी खातून को। और आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग जब फीमेल्स जब बेबी प्लान करते हैं या कोई भी कपल अगर बेबी प्लान करता है तो उनको पहले से पता हो कि उनकी बॉडी आया तैयार है इस नई तब्दीली को अपनी बॉडी में लेने के लिए या एक अच्छा हेल्दी बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिफोर प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी चेकअप डॉक्टर के पास लाजमी हो। और रही बात हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको अगर वजह पता होगी कि किस वजह से किसी भी खातून के 2 या 2 से ज़्यादा हमल ज़ाया हो रहे हैं, हम उसको रिकरेंट मिसकैरेजेस में ले जाते हैं और उसकी तशखीस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आसान नहीं है। आपके जो बार बार हमल ज़ाया होना, आप फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सारे इश्यूज आपको हो रहे होते हैं, तो जब तक आपको वजह नहीं पता होगी हम इसको ट्रीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो जिसको भी ये मसाइल हो रहे हैं, ज़्यादा बेहतर है कि पहले गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करे और उसके बाद इसकी रोकथाम अच्छे से की जा सके। सही। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, इसकी रोकथाम अच्छे से की जा सके, इसके बारे में मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि जिस तरह से आपने भी बताया कि तमाम तर चीज़ें पूछनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, तो वहीं पर एक आइडियल एज क्या होती है कि कोई कपल जो है वो अपनी फैमिली प्लान करे, ये बताइएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता चल सके और उन्हें ये भी पता चल सके कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है, खातून की हेल्थ जो है वो कितनी ज़रूरी है। जी, इसमें अगर हम बात की जाए ना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, 20 ऑनवर्ड्स 35, ये हमारी मेन एज है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसमें बेस्ट आपके पास एग्स होते हैं। किसी भी के पास अंडे, इस पे मैं बारहा बात कर चुकी हूँ कि किसी भी खातून के अंडे लिमिटेड तादाद में अल्लाह ताला ने दिए होते हैं और वो विद टाइम उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। अब उसमें जैसे जैसे एज गुजरती जाती है, जाहिर है एग्स की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो 35 तक अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपका चांसेस है कि लेस लाइकली वो मिसकैरेज की तरफ जाए अगर और कोई इशू नहीं है। बहुत सारी खातून को अगर बिफोर हैंड पता है कि हमारे साथ माहवारी के मसाइल हैं या हमें कोई रसोली, बहुत दफ़ा फाइब्रॉइड या सेप्टेट यूट्रस, डिफरेंट कॉजेज होती हैं कि आपकी बच्चादानी के मसाइल हैं, आपको पहले से पता है, उन फीमेल्स को चाहिए कि वो बिफोर हैंड डॉक्टर से रुजू कर ले। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप 30, 35, इवन लेस देन 40 आपकी अच्छा आप हेल्दी बच्चा कंसीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मतवाज़न ग़िज़ा लें। आपको जो फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी फीमेल्स में अगर फोलेट डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड कम है बॉडी में, तो उनमें भी मिसकैरेजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो वो
पहले से ही लेना स्टार्ट करें। 3 मंथ्स प्री कंसेप्शन हम उन्हें बताते हैं कि आपने लेना स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इसके अलावा एक न्यू रिसर्च भी आई है जिसमें अभी कह रहे हैं कि हस्बैंड का जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हस्बैंड 3 मंथ्स पहले से सप्लीमेंट या हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो लोग अपना बेबी प्लान करते हैं, तो अगर हेल्दी स्पर्म होगा लेटर ऑन उस फीमेल को उस प्रेगनेंसी में हाई रिस्क जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना या जीडीएम, ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री से भी होता है कि अगर आपको किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हो रही है, वो फैमिली हिस्ट्री के अलावा स्पर्म की क्वालिटी पे भी लिंक कर रहा होता है, या बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है वो भी स्पर्म की क्वालिटी पे बेस कर रहा होता है, तो वो 3 मंथ्स पहले हस्बैंड ने भी लेना है, सिर्फ फीमेल ने काम नहीं करना। तो उसको लेके आपने फिर अपनी प्रेगनेंसी को आगे चलना है। सही। अच्छा ठीक है, ये तो गाइडलाइंस हो गई और बहुत ज़बरदस्त आपने इसको ना डिटेल में समझाया है। अब ये बताएं कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो कपल्स को प्रेशर आउट करती हैं, प्रेशर देती हैं उनके ऊपर कि नहीं भाई तुम्हारा तो फौरी से कोई बेबी होना चाहिए। तो क्या ये सही है? मतलब अगर कोई कपल है जिसकी नई नई शादी हुई है और वो चाहता है कि वो थोड़ा सा टाइम ले और वो उसके बाद कोई बेबी प्लान करें, तो वो कितना ठीक रहता है? या आपकी क्या सजेशंस है उन तमाम कपल्स को कि जिनकी नई नई शादी हुई है वो फ़ौरन से जो है वो बेबी प्लान कर लें, और फिर किस तरीके से वो आगे चल के ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है मिसकैरेज की वो क्या होती हैं, ये ज़रूर बताइएगा। दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल बताइए ताकि लोगों को ना अच्छे से गाइडलाइंस मिल सके और उन्हें पता चल सके कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये मिसकैरेज तक नौबत क्यों आती है यहाँ तक पहुँचने तक। जी अच्छा, अगर मेडिकली बात की जाए ना, हाँ। बहुत आपने बात की फैमिली प्रेशर डाल की होती है। हम हाँ। कहते हैं कोई भी कपल 1 साल तक साथ रह रहा है और वो हाँ। अनप्रोटेक्टेड कोर्स कर रहा है, हाँ। उसके बाद कंसीव नहीं कर पा रहा, हाँ। तो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज आप 1 ईयर तक नेचुरली ट्राई कर सकते हो, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों हेल्दी हो तो। हाँ। और रही बात अब 2026 के एरा में है और इसमें आप फॉरेन से शादी हो रही है और आप फॉरेन बच्चा प्लान कर रहे हो, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जिसमें आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी डाइट इनटेक कैसा है, उसके बाद आप बेबी प्लान करें। कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी आप कंसीव कर लेते हो, आपको आपकी प्रॉपर बॉडी प्रिपेयर नहीं हुई होती, उसके बाद मिसकैरेजेस की कॉम्प्लिकेशन। एक दफा मिसकैरेज होगा, नेक्स्ट टाइम पेशेंट को उतना ही एंजाइटी, पैनिक अटैक। इसके अलावा आपकी जब एक दफा मिसकैरेज की हिस्ट्री हो गई तो उसमें चांसेस हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आप हमल जाया होने का मतलब उसमें इम्कान होता है। मैं डरा नहीं रही, ऑल्दो मिसकैरेजेस के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी, एक सेहतमंद औलाद आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आपका प्रॉपर वर्कअप किया जा सके। अब रही बात कॉम्प्लिकेशन, मिसकैरेजेस में डिफरेंट टाइप हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें धड़कन आके चली जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें धड़कन आ ही नहीं रही, बेबी की ग्रोथ रुक गई। कुछ में ऐसा होता है एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी होती है कि सिर्फ थैली बनती है, अंदर बच्चा नहीं होता। तो डिफरेंट किस्म है, उनको देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद कोई भी खातून अगर उसका मिसकैरेज होता है, हम बहुत सारी फैमिलीज में वही प्रेशर वाली बात कि अब एक हमल जाया हुआ तो फौरन वो कंसीव कर लेते हैं, वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर ही नहीं करते कि जो अभी लॉस हुआ आप उसको ओवरकम करें, देन आप बेबी प्लान करें। उसमें हम कहते हैं कम से कम 6 माह का वक्फा बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट बेबी प्लान करेंगे। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब आपका हमल जाया हो गया अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमेशा पहले से आना है। और बहुत दफा ऐसा भी होता है पुराने जमाने के ख्यालात कि अगर बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं नहीं अभी डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, आप 3 महीने बाद, हमने तो 4 महीने में जब बच्चे ने हरकत की थी तब दिखाया था। और पेशेंट बहुत सारे आते हैं और जब हम उनका स्कैन करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ वही 2 महीने में रुक गई और आगे बढ़ी नहीं है, तो फिर वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि मिसकैरेज, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और घर पे बैठी है, और जब हमारे पास आते हैं तो शॉक की हालत में आते हैं कि इतना ब्लड लॉस हो चुका होता है और फिर हमारे पास भी टाइम कम होता है कि हर चीज को, पेशेंट की जान को बचाया जा सके। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर, भले आपका पहला हमल है, भले आपका 4th या 5th बेबी है, आपने डॉक्टर को लाजमी शुरू से दिखाना है और प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है। ठीक है, प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है। चलिए जी, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेजेस और डॉक्टर सुबा इस्माइल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों में एक के बाद एक दफ़ा ये देखने में आता है कि वो मिसकैरेज हो जाता है, मतलब ख़वातीन ये कंप्लेन लेकर आती हैं, उनकी हिस्ट्री जो है वो इस तरह से होती है कि जी एक मिसकैरेज हुआ, फिर दूसरा मिसकैरेज हो गया। तो ये बैक टू बैक जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसकी क्या रीज़न होती है और लोगों को क्या चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि लोग ये फिर समझना शुरू कर देते हैं कि जी ठीक है, ये तो शायद वीकनेस की वजह से हो रहा है, ये तो शायद इनकी हेल्थ ही ऐसी है, या फिर इनकी फिजिक ही ऐसी है, या फिर इनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा होगा। जी अच्छा, इसके अंदर अगर बैक टू बैक आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो है, हम कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में है, उसमें ऐसा होता है जिसमें आपकी आवाज़ एको हो रही है डॉक्टर साहब। जी अभी बोलिए करूं? जी। अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो बार बार हमल जाया होने की वजह में सबसे पहले हमारा, एक तो मैंने पहले बात की क्रोमोसोमल एनॉमली, इसके अलावा Yes. एंटी फॉस्फेट एंटीबॉडी। हाँ। अगर किसी सिंड्रोम अगर ये किसी को है तो उसके बार बार हमल जाया हो रहे होते हैं। इसीलिए बारहा ये बता रही हूँ कि आपकी तशखीस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर हम डिफरेंट टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसमें हम एंटी फॉस्फेट एंटीबॉडीज करवाते हैं, हम इसके अलावा टॉर्च इन्फेक्शन और भी एक वजह है जिसकी वजह से हमल जाया हो रहे हैं, या किसी के 3 से ज्यादा और सारी दवाइयों के बावजूद बार बार हमल जाया हो रहे हैं, हम उसमें जो बच्चे के जो टुकड़े हैं वो भी टेस्ट के लिए भेजते हैं ताकि हम उसकी क्रोमोसोमल स्टडीज करवाई जा सके कि पता चले कि क्या मसला आ रहा है। हाँ। अब बहुत दफा किसी पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है, अगर आप ओबेसिटी है तो उसमें भी बारहा रिस्क होता है कि बार बार हमल जाया होता है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि वजह पता लगे और उसके बाद उसका इलाज किया जा सके। इसमें हमारी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, हम खून पतला वाली दवाइयां जिसमें एस्कार्ड, लॉपरिन और बहुत दफा क्लेक्सिन के इंजेक्शन भी किसी खातून को पूरे 9 महीने लगते हैं और उसके बाद हेल्दी आउटकम हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई होती उनको शादी से पहले स्पेशली कौन से विटामिन्स खाना चाहिए, अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि बाद में उनको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और डॉक्टर के पास भी उनकी पहले से हिस्ट्री मौजूद हो बिफोर मैरिज और उन्हें पता चल सके कि ये कॉम्प्लिकेशन इस तरह से रिजॉल्व हो सकती है? क्योंकि यूजुअली लोग इस बात को बड़ा माइंड करते हैं कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो उससे पहले अगर उनको कोई कह दे कि जी आप टेस्ट करा लें या अपना मेडिकल चेकअप करा लें तो वो कहते हैं नहीं, वी आर परफेक्टली फाइन। तो ये ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उससे पहले कौन से विटामिन्स खाने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो डाइट में शामिल करनी चाहिए बिफोर मैरिज? जी। अच्छा, बिफोर मैरिज अगर तो आपकी पीरियड्स की रेगुलरिटी नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ओके है, आपका वेट ओके है, तो आपने आयरन रिच डाइट लें। आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले सकती हैं अगर आपकी शादी प्लान है विद इन 3 to 6 मंथ। इसके अलावा आपकी हेल्थ, आपने ऑयली जंक फूड अवॉइड करना है, थोड़ी सी वॉक अपनी जिंदगी में शामिल करनी है ताकि आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव हो। रही बात, जैसे आपने बात की कि शादी से पहले अगर टेस्ट की बात की जाए तो लोग माइंड करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है अगर कोई भी कजन मैरिज या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी फैमिली में डिफरेंट ब्लड डिसऑर्डर हैं बच्चों में, तो उससे बेटर दोनों जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट हो जाए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं और पेरेंट्स लाइफ टाइम सफर करते हैं। अगर आपका कोई भी थैलेसीमिया, माइनर, मेजर वाला बच्चे को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्री प्रेगनेंसी, अगर आपकी कजन मैरिज, आपकी 1-2 आपकी पेरेंट्स की कजन मैरिज हुई है, उसके अलावा आप फैमिली में करने जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। एक टेस्ट होता है जिसमें आइडियली हमें आइडिया हो जाता है ठीक है थैलेसीमिया माइनर है या नहीं, आपके कैरियर बच्चे कैसे होंगे। एक तो ये, दूसरा आप सीबीसी में हम देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसा है, आया पेशेंट तो सॉरी मैं नहीं कहूंगी, आया कोई भी फीमेल इसका है कि उसके अंदर एनीमिया नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर खून की कमी है तो भी आप हेल्दी बच्चा ग्रो नहीं कर सकते। आपकी बॉडी ब्लड से ही बेबी बनना स्टार्ट होता है और उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इशू हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट है, डिफरेंट हार्मोनल टेस्ट हम एडवाइस करते हैं। या कोई खातून है जो लेटर एज में, जिनकी लेट मैरिजेस होती हैं, जैसे 35 ऑनवर्ड आप शादी प्लान कर रहे हो, तो उसमें बहुत जरूरी है आपकी एग की क्वालिटी चेक की जा सके, आपके ओवेरियन रिजर्व देखे जा सके। तो ये सब टेस्ट है जो हम एडवाइस करते हैं। उससे पहले मतवाजन गजा बहुत जरूरी है। आपके ऑयली फूड, जंक फूड आपने नहीं खाने, आपने आयरन रिच डाइट लेनी है। पालक हो गई, दालें हो गई, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट है, उसमें विटामिन सी और आयरन का बहुत ज्यादा उसमें कंपोनेंट होता है, तो आप वो सब ले सकते हैं।
सही। अच्छा, इन जनरल कौन सी ऐसी विटामिन्स हैं जो कि सारी ही ख़वातीन खा सकती हैं, तमाम लड़कियां खा सकती हैं कि वो उनकी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, उनके विटामिन्स के लिए अच्छा है, उनके बॉडी इंटेक के लिए अच्छा है? वो कौन से विटामिन्स होते हैं? अगर विटामिन्स नहीं उसके ऊपर जाना चाहते तो फिर नेचुरली वो कौन सी ग़िज़ाएँ खा सकती हैं टू मेंटेन देयर अच्छा, हेल्थ? विटामिन डी बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए भी, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए भी। विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, ये सब सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड, ये सब बहुत अच्छे। आजकल तो मैग्नीशियम पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट उसके अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो वो सब आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल आपकी स्किन के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। और अगर आप सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाह रहे तो आपने कैल्शियम रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, विटामिन डी, थोड़ी सी सनलाइट, ये सब लेना है आपका। आपने योगर्ट हो गई, मिल्क इंटेक आपने अच्छा कर लिया, आपने फ्रूट्स इंटेक बहुत अच्छा कर लिया, मीट से आप बहुत अच्छा सोर्स है आपके हीमोग्लोबिन बिल्डअप करने के लिए। तो और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ले सकते हैं। हेल्दी डाइट आपने रखनी है। हेल्दी डाइट रखनी है। अच्छा, पानी की इंटेक के हवाले से बताइएगा। और बिल्कुल, जी बहुत जी अच्छी आपने, मैं मिस कर रही थी, सॉरी जी जी आपकी बात कर। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आप जितना वाटर इनटेक रखेंगे, आपकी ओवरऑल बॉडी की फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी होगी, आपका ओवरऑल सिस्टम, आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको यूटीआई के इश्यूज नहीं होंगे। तो वाटर इनटेक तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, कोकोनट के हवाले से कहा जाता है कि वो भी खाना चाहिए, बड़ा बेनिफिशियल होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स ही कहते नहीं, आपको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें ये भी सवाल भेजते हैं, तो ज़रा ये बताइएगा साइंटिफिकली या मेडिकली ठीक है जो लोग बहुत ज़्यादा खोपरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खोपरा खा रहे होते हैं, और फिर वो जो नारियल का पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो इस हवाले से बताइए कि वो क्या बेनिफिशियल है, उसके क्या किडनी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कोकोनट वाटर गुड हाइड्रेशन है। हाँ। और प्रेगनेंसी बिल्कुल मना नहीं है। हाँ, बहुत सारी मिथ्स हैं कि गोरा बच्चा पैदा होगा, हाँ। कोकोनट आईज बहुत अच्छी होंगी, मिथ्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन है। अगर किसी भी फीमेल है और वो लेती है, उसमें डिफरेंट विटामिन्स आ जाते हैं, वाटर इनटेक, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट उसमें बहुत ज्यादा है, तो बिल्कुल सेफ है। प्रेगनेंसी विदाउट प्रेगनेंसी लेना तो किडनीज पे कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर जब तक लिमिट में है, बहुत ज्यादा इनटेक किसी भी चीज की ज्यादती आपको पता है तो वो फिर बॉडी के लिए नुकसानदेह, लेकिन आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे एक और बात याद आई कि कैफीन इनटेक आपने कम करना है। प्रेगनेंसी आपका जो कॉफी इनटेक है कम करना, मोर देन 2 कप्स आपने नहीं लेने। किसी भी फीमेल की अगर हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की तो उसने ये चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असरूबा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। अच्छा जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना खुद आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, चाहे आपकी शादी हो या ना हो, चाहे आप शादी से पहले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी सेहत का ख्याल रखें, विटामिन्स का ख्याल रखें, अपने टेस्ट ज़रूर कराएं और हर 3 महीने बाद डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं। सुपरफिशियली इन जनरल आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और चेकअप करा सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। सब ने कोई ना कोई गोल्स अचीव करने होते हैं, किसी ना किसी की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, किसी का मकसद बहुत बड़ा होता है, किसी का मकसद सिर्फ अपने लिए होता है कि मैंने अपने लिए ऐसा करना है और मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। लेकिन सबसे अच्छे गोल्स वो होते हैं जो कि आप अपने लिए सेट करते हैं और उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। मतलब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि खुद आपकी अपनी अचीवमेंट्स हैं लेकिन उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन लाइफ के गोल्स क्या होते हैं? इनिशियली जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो भाई क्या गोल्स होते हैं? यही होते हैं ना कि हम सोच रहे होते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, या फिर किसी ने अगर मीडिया की तरफ आना है तो वो कहते हैं जी हमने एक्ट्रेस बनना है, हमने मॉडल बनना है एंड ऑल दैट। और सबके अपने अपने अचीवमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। कुछ लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं और कुछ लोग ये सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं हम अपने गोल्स अचीव क्यों नहीं कर सके। अच्छा, लाइफ इज़ नॉट अबाउट गोल्स, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर थिंग्स। अब होता ये है कि हम किसी एक चीज़ को गोल बना के चल रहे होते हैं या हम एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें होती हैं जिनको हम खुद इग्नोर कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम बेसिकली किस काम के लिए परफेक्ट हैं या हम कौन सा काम परफेक्ट कर सकते हैं, या अल्लाह ताला ने हमें कौन सी सलाहियत दी है। पहले इस बात का अंदाज़ा भी बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता। मतलब अब अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड पर है और वो ये सोचता है कि भाई वो लॉ कर ले या वो किसी ऐसे काम में चला जाए, तो उसकी जो क्रिएशन है, उसका जो माइंड है वो क्रिएटिव है, वो कहीं और भी काम कर सकता है, वो किसी और फील्ड में भी एक्यूरेटली जो है वो परफेक्टली फ़ाइन जो है वो कर सकता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो
गोल सेट करना, फिर उनके ऊपर काम करना, कंसिस्टेंट रहना कैसे मुमकिन है, ये कैसे किया जाए, इस पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर सारा अशरफ ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सारा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, अच्छा जी, ये बताइए लाहौर का जो मौसम है वो कैसा है सारा? अभी तो बहुत गर्मी हो चुकी है। रात को कभी कभी ठंड होती है, कभी कभी गर्मी हो जाती है। कभी कभी गर्मी हो जाती है। अच्छा सारा, गोल्स के बारे में हम बात करें, अचीवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो गोल इंसान सेट करता है या जो कुछ करना चाहता है, बहुत सारे लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। किसी ने डॉक्टर बनना था वो नहीं बन पाता, किसी ने इंजीनियर बनना था वो नहीं बन पाता, किसी ने एक्टर बनना था, उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, किसी ने कुछ करना होता है। तो ये जो अधूरे ख्वाब हैं इनको कैसे पूरा किया जाए, और जो कुछ इंसान सोचता है उसके ऊपर अगर 70% भी उसको मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये आपकी अचीवमेंट होती है। तो ये कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए, गोल किस तरह से अचीव किए जा सकते हैं, हम जो सोचें उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? सही है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है ना, गोल्स को अचीव करने के लिए जो सबसे मेन चीज है इज योर वे ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, या आप सोच ही नहीं रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इज योर वे ऑफ थिंकिंग। आपको उसको बदलना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं बदलोगे तो वो आपको बदल देगा। ठीक है, लाइक आपको पॉजिटिव रहना है और आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरे जो गोल्स है मैं वो अचीव नहीं कर सकता या हाँ। नहीं कर सकती। आपको हमेशा ये सोचना है कि आप किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, या आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक भी हैं या बिल्कुल ही वेग है, या बहुत ही डिस्टेंस के बना दिया आपने कि बहुत ही लंबे अरसे में आप वो अचीव कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जब भी आप अपने गोल सेट कर रहे हो तो वो आप बहुत लंबे अरसे के लिए सेट नहीं कर सकते। हाँ। यानी कि अगर आपका गोल है कि आपने इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी आपको छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करना पड़ेगा, और फिर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि अगर आपका एक गोल है, दैट इज यू वांट टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, व्हाटएवर, आपको उन गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, या उनको स्मॉल गोल्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जिसके लिए फर्स्टली आपको ई कैट करना पड़ेगा। आप वो क्लियर करोगे, फिर आप राइट। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, हाँ। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, फिर आप पढ़ोगे उन सब सेमेस्टर्स के अंदर, अच्छे से मार्क्स लोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, और फिर आप वो अचीव करोगे। सो व्हाई नॉट कि आप उन सभी गोल्स को डिवाइड कर लो और उसके बाद आप उस गोल तक पहुंचो। सेकंड थिंग, आपने बात बोली 75% कुछ लोग अचीव कर पाते हैं गोल को। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका जो गोल होता है वो एक लॉन्गर रन के लिए होता है, और उन्होंने बस एक ही गोल सेट किया हुआ है कि बस मैं डायरेक्टली इंजीनियर बन जाऊंगा। वो बीच में अपनी सक्सेसेस नहीं देखते। जो सक्सेस होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक गोल अचीव किया तो उसके बाद कहीं जाके आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा हाँ। नहीं होता है। आपने अगर छोटा सा जो स्टेप है अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसको भी अचीव कर लिया है तो आप सक्सेस थोड़ी सी ले चुके हो। ठीक है, आप सही। उसको एंजॉय करो, आप उसको सेलिब्रेट करो। हम पता क्या करते हैं, हम अपने लंबे लंबे गोल सेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, जब हम सक्सेसफुल होंगे फिर ही हम पार्टी करेंगे, फिर ही हाँ। हम कुछ फन करेंगे, हाँ। और फिर हम ना बोर हो जाते हैं बहुत ज्यादा उस चीज को अचीव करने में। और क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है तो हमें लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कंसिस्टेंसी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सही। इंजीनियरिंग की डिग्री की तो हमने बात इसलिए की कि यार अक्सर लोगों का ख्वाब होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना। Exactly. लेकिन अगर हम उसके अलावा देखें, किसी ने बिजनेसमैन बनना है, हाँ। या किसी ने अपना एम्पायर खड़ा करना है, किसी ने अपना घर बनाना है, हाँ। किसी ने बड़ी गाड़ी लेनी है, हाँ। तो उसके लिए उन्हें अपने सारे गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ। और रोज उन पे काम करना पड़ेगा, और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा हाँ। कि अगर मैं ये चीज इस तरह से कर रहा हूँ हाँ। और वो नहीं हो पा रही है तो उसको अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, हाँ। और फिर उसको अचीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इस तरह से वो खुश भी रहेगा और उसको छोटी छोटी सक्सेसेस को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, और वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। सही। अच्छा सारा, चलिए ये तो हमने बात कर ली ना कि ये तो आपका एक ब्रेन का ताल्लुक भी होता है सोचने का कि भाई ठीक है, आपकी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई आप डॉक्टर बनेंगे, आप सोचते हैं आप इंजीनियर बनेंगे, आप सोचते हैं कि जी आप एक्टर बनेंगे, मॉडल बनेंगे एंड ऑल दैट। बट पर्सनली आई बिलीव या आई थिंक, आप इससे कितना अग्री करती हैं नहीं करती हैं, या आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी शख्स कोई भी प्रोफेशन अगर चूज़ करने जा रहा है तो ठीक है, अगर उसकी ख्वाहिश है कि वो इंजीनियर बने,
उसकी ख्वाहिश है कि अगर वो डॉक्टर बने, जस्ट लाइक हम मेडिकल की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी ने सोचा है कि वो डॉक्टर बने, तो उसमें उसकी इंटेलिजेंस यानी उसका जो आईक्यू लेवल है उसको अगर साइड पे रख दे तो नेचर कितनी काउंट करती है किसी भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है, आपकी नेचर भी उसी माहौल को अडेप्ट करने की आदी हो। आप नेचुरली भी अगर मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं तो आपकी नेचर उतनी हम्बल होनी चाहिए, आपके अंदर उतना बर्दाश्त होना चाहिए। अगर आप अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं फाइन इनफ, बट उसके अंदर आपको काइंडनेस की भी बड़ी ज़रूरत है। उसके अंदर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि इमोशंस क्या हैं, आप खुद कैसे किसी प्रोफेशन को कैरी करते हैं। क्योंकि सिर्फ चीज़ों के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं होता, एस्थेटिक सेंस, आपके अपने जो सराउंडिंग है, आपका इन्वायरमेंट है, आप उस माहौल में या आप उस जॉब में किस तरह से इंडल्ज होते हैं, ये बड़ा काउंट करता है। आपने इसी तनाजुर में देखा होगा सारा, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि कहती हैं नहीं फिर हमारा दिल नहीं लगा, हमने मेडिकल छोड़ दी, नहीं फिर हमने अपनी फील्ड स्विच कर ली। तो उसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं नेचर इंसान की बहुत काउंट करती है। चॉइस आप क्या करना चाहते हैं वो अलग है, लेकिन अगर आपकी नेचर नहीं है वो काम करने की, तो मेरे ख्याल में शायद आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आप वो काम अच्छे से परस्यू नहीं कर सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट सारा? जी, आपने बिल्कुल सही बात की है। हमें ना क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ सेटिंग गोल हमारे माइंड में वो होती नहीं है। हम बस कुछ करते हैं दूसरों को देख के कि उसने ये चीज किया है तो हम भी ये चीज करेंगे। अगर उसके माइंड में ये है तो हम भी वो चीज करके ना फौरन सक्सेस ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, देर आर फ्यू स्टेप्स जो मैं बताना चाहूंगी। लाइक अगर कोई भी स्टूडेंट है वो चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लिख के दे दूंगी कि आप ये चीज कर लो तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट देर आर सम स्टेप्स जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्लैरिटी भी मिलेगी कि हमें क्या करना है लाइफ में, और हम बड़े इजीली उन चीजों को अचीव कर लेंगे। तो अच्छा, सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप सबसे पहले लिखो आप 6 महीनों में या फिर आप नेक्स्ट 10 years में क्या बनना चाहते हो। इवन इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, या आपको कुछ भी करना है ऐसा, आपकी पहले थॉट्स की क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको उसको लिखना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम बस बोलते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है, बट कैसे होना है, किस तरह से होना है, क्या काम करना है हमें जिसकी वजह से हम हो सकते हैं, हम वो चीजों पे ना क्लैरिटी नहीं लेते। तो फर्स्ट चीज इज आप लिखो कि आपने बनना क्या है और बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपके पास में डिफरेंट स्टेप्स आ जाएंगे, डिफरेंट स्टेप्स आ जाएंगे। बिल्कुल, सारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्लैरिटी कितनी जरूरी है अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात करें अचीवमेंट से रिलेटेड कि भाई अचीवमेंट्स जो हैं वो लाइफ की किस तरह से करनी चाहिए, गोल सेट करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो बहुत बड़ा स्पेस, बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। अब अगर किसी ने जो है वो सोच लिया है कि उसने क्रिकेटर बनना है, तो उससे पहले उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि जिनसे गुजरते हुए वो क्रिकेटर बनेगा, स्टार बनेगा, या फिर वो उस मुकाम तक पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्लब क्रिकेट है, स्ट्रीट क्रिकेट है, फिर वहाँ से जो है वो काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रोसेस है एंड ऑल दैट। तो फिर जाके कहीं आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है, और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होती है जो आपका पहला स्टेप होता है, जो कोई चीज़ हासिल करने के लिए आप अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर इस कदम आगे बढ़ाने में आपका पैशन शामिल है, अगर आप दिल से कोई काम करते हैं, अगर आप दिल से मेहनत करते हैं, अगर आप, वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भाई लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया लेकिन वो कहते हैं जी हमारा दिल नहीं था, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम स्विच कर गए, फिर हम आगे चले गए, फिर ये सारा कुछ हो गया। वो इसी वजह से होता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो इसी वजह से होता है कि वो जल्दबाज होते हैं। हर चीज़ में पैनिक है, हर चीज़ में जल्दबाजी है, हर चीज़ में बस ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे नहीं होता। लाइफ में लाइफ की सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मज़ा जब आता है जब आपने बहुत सब्र के साथ, जब आपने बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ उसके ऊपर काम किया हो। आप देखेंगे हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, आप हॉलीवुड की जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो देखें, आप उनका सब्र देखें, आप एक्ट्रेस के साथ जिस तरीके से वो ट्रीटमेंट होता है वो सारा कुछ देखें, तब जाके वो एक मेगा स्टोरी, एक मेगा मूवी बनती है जिसके आपको नज़र आते हैं ऑस्कर मिल रहा है। उस वक्त वो शोर मचाते हैं। तो शोर जब मचाएं,
जब आपके पास अचीवमेंट्स आ जाएं, लेकिन उससे पहले अपने स्मॉल स्टेप्स को सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ा स्टेप वही है, पहला स्टेप जो आपने सोचा और आपने इनिशिएट किया, वहीं से आपकी सक्सेस शुरू हो जाती है। अब आप किस जगह जाके रुकेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़ाहिर है आप अल्लाह से भी मदद मांगते हैं और अल्लाह की मदद के बगैर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो दुआओं से और कोशिशों से इंसान आगे बढ़ता है। सारा आप बात कर रही थी कि क्लैरिटी नहीं होती, तो यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि क्लैरिटी होना कितना ज़रूरी है। कोई भी शख्स कोई भी अगर चीज़ अचीव करना चाहता है तो वो उस तक कैसे पहुँचेगा। अगर वो सड़क पे चलने से पहले ही उसकी लंबाई नापना शुरू कर देगा तो वो तो 2 स्टेप्स भी नहीं चल सकता। तो उसको तो चलते रहना है, उसको तो क्लियर रहना है कि दिस इज़ द पाथ, आई हैव टू गो ऑन इट। जी सारा। सही कह रही हैं आप। अच्छा, क्लैरिटी के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता हाँ। है पॉजिटिव थिंकिंग एंड Right. कंसिस्टेंसी। सही। हम सोचते ही नहीं है पॉजिटिव, हमें लगता है यार ये नहीं हुआ तो या मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मैं तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मैं तो इतना हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे लोगों ने कभी कहा ही नहीं कि तुम इतने अच्छे बंदे हो। हाँ। तो नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप जब क्लैरिटी ले आए अपने थॉट्स की, आपने उसके बारे में रोज पढ़ना है। हाँ। जो आपने लिखा आप उसको रोज चेंज भी कर सकते हो हाँ। कि आप क्या बनना चाहते हो और आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस चीज को बनने के लिए। हाँ। अच्छा, थर्ड स्टेप आता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, इज आपके इर्द गिर्द के लोग। आपका जो इन्वायरमेंट है वो आपको इंस्पायर करता है। आप किन लोगों में बैठते हो या क्या किन लोगों के साथ आप बात करते हो, हाँ। शेयर करते हो, वो चीज आपको बहुत इंस्पायर करती है। आपको उसको बदलने की जरूरत है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में बैठते हो जहाँ पे आप किसी को बताओ कि यार मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, तो वो आप पे हंसे, तो वो आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है। उसको फौरन छोड़ो और अपनी कंपनी को चेंज करो। इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, जी। आप लीडर्स में बैठना शुरू करो। हाँ। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आप उन लोगों में बैठना शुरू करो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। ठीक है। हाँ। अच्छा, चौथी चीज आती है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। हम पता है क्या करते हैं, हम ना बस अपनी कंपनी बदली, सब कुछ बदल लिया, लेकिन खुद पे ना काम नहीं करे होते फिर कि ठीक है अगर हम लोग कंसिस्टेंट हो गए, हमने हर चीज कर ली है, बट क्या हम अभी भी सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, क्या हम अपने गोल को अचीव करने के करीब जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है, क्या क्या चीजें हमारी सही जा रही है, उनको हमने करना है। ये सब चीजें ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सिर्फ इंजीनियर बनना है तो मैं सिर्फ स्टडी करके इंजीनियर बन जाऊंगा। नहीं, हम्बलनेस होनी चाहिए मेरे अंदर, या मेरे पास में नॉलेज होना चाहिए अलग से। हाँ। मुझे कुछ आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, मुझे कुछ कॉलम्स पढ़ने चाहिए, कुछ केस स्टडीज पढ़नी चाहिए, मुझे कुछ अलग से बुक्स पढ़नी चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी और योर गोल। अच्छा, इसके बाद आती है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम खुद पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। अगर हमें लीडर बनना है, हम अजीबोगरीब कपड़े पहन लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी अजीबोगरीब से रखते हैं, तो खुद भी शक्ल देके शीशे में तो लगता ही नहीं है यार ये लीडर बनेगा। मतलब लीडर नहीं बन सकते आप फिर वैसे। अगर आप बनना चाहते हो, आपको आपको खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट 4 से 5 तरह की होती है। एक तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, अच्छा फेस रखो, स्माइली फेस रखो हमेशा, ताकि लोग आपसे अच्छे से बात कर पाए। उसके अलावा अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करो। आप कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ो, आप कुछ सेमिनार्स अटेंड करो, कुछ लाइक एक्सरसाइज वगैरह करो। खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए इंसान को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मिरेकल ऑफ इंक्रीमेंटेशन। लाइक what does that mean? It's like कि आप जो भी स्मॉल आपके स्टेप्स है ना, हाँ। जिनको आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार ये नहीं अचीव हो पा रहे, तो उनको चेंज करना स्टार्ट करो। हाँ। आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। अगर आपको लगता है कि यार मैंने 10 पेजेस लिखे थे कि मैं रोज के ना 10 पेजेस पढ़ूंगा, हाँ। और मैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप अपने लाइफ के जो साइकिल है ना, डेली बेसिस का जो साइकिल चल रहा है आपका, हाँ। उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। लाइक जल्दी उठना शुरू करो कि मैं जल्दी उठूंगा बट मैं 10 पेजेस पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना कि मैं 10 पेजेस नहीं पढ़ूंगा तो मैं 5 पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है। आपको स्मॉल चेंज लेके आना कि यार मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं बुक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, और फिर मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल जाऊंगा। अच्छा, और फिर मसला वापस सारा आके ये होता है अपनी goals पे- मसला सारा ये होता है सारा, जहाँ पे आप ये बात करिए ना कि भाई स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए। लोगों को लगता है, जिस तरह से मैं और आप बात करें, एक ही बात करें कि भाई अगर कोई चीज़ बहुत मुश्किल है अचीव करना, तो कहीं से तो स्टार्ट होगी ना। उसके लिए आप कहीं से तो कोई तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लोग एंड पॉइंट पे पहले जाते हैं। अच्छा, वहाँ तक हमें या तो कोई कोई ऐसे ओवर द नाइट कोई मिरेकल हो जाए, बस वहाँ पहुँच जाए। उसके बीच का रास्ता बड़ा कठिन है। वहाँ से लेके आपको अपनी उस हाईएस्ट अचीवमेंट तक बड़ी मेहनत करनी है। और मैं ये समझती हूँ, या हर कोई जो शुक्रगुजार है अल्लाह का, वो यही सोचता है कि भाई अगर आपने कोई चीज़ अचीव करने का सोचा है
उसमें आपने अच्छे से मेहनत की है, उसमें आपने टाइम, किसी भी चीज़ पर अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए वैल्यूएबल है। यानी वो चीज़ आपके दिल के करीब है, वो आपकी फैमिली है, आपका काम है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना टाइम दे रहे हैं पैशन के साथ। अच्छा, ये भी तो होता है ना, बहुत सारे लोग हम तो टाइम दे रहे हैं, पैशन ही नहीं है, सोच ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, तो ऐसे टाइम देने का क्या फ़ायदा। तो किसी भी चीज़ को आप दिल से अगर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर टाइम दे रहे हैं, उसके ऊपर टाइम लगा रहे हैं, तो यकीन करें कि उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और अगर वो चीज़ आपको अचीव ना हो तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होती है, और अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स इंसान के लिए रखे होते हैं अगर वो शुक्रगुजार हो तो। लेकिन इसमें हम ना बहुत सारी बातों में, हम जब अचीवमेंट्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जो मैंने आपको नेचर की बात की थी ना, कि शुक्रगुजार होना, पेशेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप अपने गोल्स अचीव करते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, आपको दुआओं की ज़रूरत है, आपको अल्लाह की ज़रूरत है। तो अगर आप अल्लाह पर भरोसा करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एंड बहुत अच्छे नोट पर होता है, क्योंकि अल्लाह आपकी वो सारी स्ट्रगल देख रहा होता है। मगर आई थिंक लोगों में शायद ये पेशेंस नहीं है, लोगों में शायद ये यकीन नहीं है कि एक तो हम अचीव कर लेंगे, दूसरा ये कि इतनी लंबी मेहनत, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो ये चीज़ भी एक बहुत काउंटेबल है। व्हाट डू यू से सारा? जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसलिए लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और ज़्यादा काम नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसा ही है कि सक्सेस आप रातों-रात नहीं ले सकते। हाँ। हाँ, लेकिन आप अपनी सोच को रातों-रात बदल सकते हो। आप अपनी डायरेक्शंस रातों-रात बदल सकते हो कि यार मैं अब ये चीज़ें छोड़ के अच्छी चीज़ें करूँगा। ऑल्सो आपने बात की अल्लाह ताला पे यकीन की। यस, बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं शायद मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, हाँ। मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसमें एक बहुत सीनियर पर्सन आए, जिनको देख के ना सब इंस्पायर हो रहे थे कि यार ऐसा बंदा बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। हाँ। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात की कि आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपने नमाज कभी नहीं छोड़नी। बिल्कुल। कुछ भी हो लाइफ में, आपने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और कुरान पाक लाज़मी पढ़ना है आपने। बेशक। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी और अल्लाह का साथ मिलेगा। और जिसको अल्लाह का साथ मिल जाए वो कभी लाइफ में नाकाम हो ही नहीं सकता है। सही। ट्रस्ट मी, आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। और जो भी स्टेप्स मैंने आपको बोले, अगर आप आप अपने गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करो और उनको अचीव करना स्टार्ट करो, और कभी लगे कि यार ये नहीं हो पा रहा, हाँ। तो अपनी लाइफ को कि जो आपकी लाइफ की जो रूटीन है, आपके स्लीपिंग साइकिल्स हैं, उनको चेंज करो और ट्राई करो कि आप उसको अचीव करो। वरना चेंजेस तो आप ला सकते हो चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि कल को मैं सिर्फ अगर गाड़ी मेरे पास में एक बंगलो है, मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, तो सिर्फ तब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सक्सेसफुल होना इज़ कि मैंने अपनी लाइफ को एन्जॉय कितना किया है, और मैं अपने फ्रेंड्स का कितने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को कितना टाइम दे रहा हूँ, और मैं क्या खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, और क्या मेरे पास में और गोल्स हैं। आई गेस तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा ना कि कितने लाइफ के मोमेंट्स ऐसे हैं जिसको आपने एंजॉय किया है, तो जिस तरह से हम कहते हैं ना एंजॉय किया, तो इसको शुक्रगुजारी कहते हैं। कि जब आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, आप अगर चाय भी पी रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली शुक्रगुजारी है कि आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं और आप बहुत खुश हैं। आप जिस हाल में हैं आप उस हाल में खुश हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं। सारा ऐसी बड़ी सारी लड़कियां होती हैं, बड़े सारे ऐसे लड़के होते हैं जो कि अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी वो सैड नजर आएंगे आपको। हाँ भाई किस बात की सैडनेस है ज़िंदगी में? आप क्यों नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे लोगों से बेहतर रखा हुआ है। जॉब्स पर हैं, फिर आपको सैड नजर आएंगे। घर के छोटे छोटे मसलों को वो ऐसे बना के पेश करते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई ठीक है, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर वक्त की सैडनेस अच्छी नहीं होती, राइट? जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, हम अपने इर्द-गिर्द की एनर्जी को ना अपने हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम हमेशा नेगेटिव बोलेंगे तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम हमेशा पॉजिटिविटी करेंगे, स्प्रेड, हम खुश रहेंगे, तो हम खुशी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें वही सोच को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सैड होना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपने गोल से हटना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मतलब अब अगर रोज़ाना ट्रैफिक जैम है तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को लेके कोई 1 घंटा अपसेट रहते भी, ट्रैफिक जैम रहा, हम फंसे रहे, वहाँ पर ये हुआ। अब ये तो रोज़ाना की बात है ना, तो रोज़ाना की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बैठ के बात करना या फिर उसके बारे में सैड हो जाना, या कोई और चीज़ है कि आप उस पर सैड हो रहे हैं, तो आप अननेसेसरली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। तो जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ज़रूर इंसान परेशान होता है, ज़रूर एक दिन में एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी परेशानियों के ऊपर नज़र डालते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
पता नहीं ये कैसे होगा, तो फिर वहीं आपको अल्लाह की ज़ात संभालने वाली है। और दूसरी बात ये कि अगर हम इसको बहुत कहते हैं ना कि जी मॉडर्न लाइफ और मॉडर्न लोग क्या कर रहे हैं या जेनजीज क्या कर रहे हैं, तो ये बात मुझे बड़ा ठीक लगती है, अच्छी लगती है कि जी ठीक है, अपने गोल्स के ऊपर चलते रहिए, जो होगा अल्लाह मालिक है। और आजकल जो जेनजीज की थॉट है वो यही है, मतलब वो शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते या वो शायद बहुत ज़्यादा उस तरफ सोचते नहीं है, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। राइट सारा? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लान बी, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप फेल हो रहे हो किसी चीज़ में, तो आप प्लान बी की तरफ चले जाओ। अब रोना शुरू कर दो कि यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, हाँ। रोने का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखो और सेकंड चीज़ की तरफ फ़ौरन से काम स्टार्ट कर दो, तो आप सक्सेसफुल ही हो। सही। चले जी, थैंक यू वेरी मच सारा। आज हमने की ढेर सारी बातें और आज हमने जो है ये बातें भी की है कि अपने गोल्स अगर आपने अचीव कर रहे हैं तो अल्लाह पर यकीन रखिए, मेहनत करिए और स्मॉल स्टेप्स जो हैं वो आपको बड़ी कामयाबी दिलाते हैं। तो जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कीजिए, बस हिम्मत नहीं हारनी, मायूस नहीं होना है। चलिए जी, शो में अब तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और पर्सनैलिटी से। वेलकम बैक। भाई स्किन के हवाले से बात करेंगे कि हमें स्किन के लिए, स्किन को अच्छा करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। और स्किन के ढेर सारे इश्यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता कि स्किन का सिर्फ एक इशू होता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, आपको रैशेज़ हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पिंपल्स होते हैं, फिर इसके अलावा टू टोन स्किन हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो आप जब सनबर्न होता है, बाहर जाते हैं, और ये वो सीज़न है जब लोग बहुत ज़्यादा पिकनिक पे जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी जो है वो भी होती है, फिर जो टी पार्टीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको जब जाना पड़ता है तो ज़ाहिर है आपको कहीं ना कहीं सनबर्न होता है। अब इसमें स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुनीज़ा ने, जो कि हर्बलिस्ट हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं अपने काम की। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुनीज़ा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मुनीज़ा। अब क्योंकि स्किन केयर की बात हो रही है, स्किन की रेमेडीज़ की बात हो रही है कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो सीवियर नहीं है तो घर में ही हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हम बैठे बिठाए अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पिंपल्स से, कि जो एक्नी पिंपल होते हैं और गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है, इसको कैसे रिमूव किया जाए। फिर जो है वो हम वी विल टॉक अबाउट टू टोन स्किन, और फिर आगे चल के हम सारे स्किन के इशूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक्नी पिंपल जो है यानी जो एक्नी होती है, कुछ लोगों को बहुत थोड़ी थोड़ी एक्नी होती है और वो पूरे फेस पर हो रही होती है। मैं अभी ये वो एक्नी की बात नहीं कर रही हूँ जो रेड इन्फ्लेमेटेड होती है, ये जो स्मॉल एक्नी फेस पर आती है, इसका क्या रेमेडी है, इसको कैसे जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जी? अच्छा, एक्नी आने की सबसे बड़ी वजह जो होती है ना, हाँ। वो आपके क्लॉग पोर्स होते हैं। ठीक। आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। हाँ उससे सेबेशियस ग्लैंड जो आपका फैट रिलीज कर रहे होते हैं, हाँ। वो जब क्लीन नहीं होता तो वो क्लॉग हो जाता है। अब उस ख्याल रखना चाहिए, एक तो आपका फेस क्लीन हो, क्लीन प्रॉपरली हो। आप कोई ऐसा टोनर भी रखें जो एंटीबैक्टीरियल हो। उससे ये फायदा होता है कि आपकी स्किन पे मजीद और पस नहीं बनता या छोटे छोटे दाने बनने की गुंजाइश कम हो जाती है और एक प्रोटेक्शन लेयर मिल जाती है। इसकी वजह बेसिकली दो होती हैं। एक तो आपके डाइट अच्छी नहीं होती, ये यू नो दैट, ठीक है। आपका जहां भी बाहर का खाना खाएंगे, आप घर में खाएंगे डिफरेंट ऑयल, मीठी चीजें, और खाना सही टाइम पे नहीं खाया, हजम नहीं हुआ, जी। तो वो फौरन आपके फेस पे दिखता है। लेडीज का ये होता है कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला होता है तो उन्हें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, बिकॉज ऑटोमेटिकली बॉडी में हीट बढ़ना शुरू होती है, तब आपके वो पीरियड्स आते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चे ज्यादा पसीना के आते हैं और फिर वॉश नहीं कर पाते वो, या मेकअप किया हुआ होता है फिर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आ जाता है। और एक और वजह होती है, तो आपने देखा होगा कि हीट या सनलाइट डायरेक्ट उनके फेस पे पड़ती है, वो एकदम से आपके जो फैट ग्लैंड्स है उसको फेस पे जितने भी क्लॉग होते हैं उस पे सामने आ जाती है। फिर एकदम आप एसी वाले रूम में चले जाते तो वो क्लॉग हो जाती है, और फिर वो अंदर से ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और फिर वो स्प्रेड होना शुरू होता है। जब वो स्प्रेड होना शुरू होता है तो आपको इरिटेशन भी होती है, बुरा भी लगता है। अब उसको क्लीनिंग के लिए आप बहुत मेक श्योर करें कि आप उसको थॉरली वॉश करें। नीम गर्म पानी से वॉश करें, थोड़ी सी स्टीम लेना चाहे तो ले ले, या एक हल्का सा ऑयल ले, उससे हल्का सा पहले मसाज करें, क्योंकि मसाज ऑयल को ऑयल से अच्छा कोई साफ नहीं कर सकता।
सही। गरम करें आप ऑयल और फिर उसका मसाज करें। ठीक। फिर थोड़ी सी स्किन सारे आपका जो फैट है, ऑयल है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसको वाइप ऑफ करें फेस से और फिर जाके कोई टोनर अच्छा सा लगा दे फेस वॉश करने के बाद। तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी स्किन पे मजीद बनना शुरू नहीं होगा। आप जनरल रेमेडीज देके घर में जाएं या घर में लेना चाहे तो सबसे अच्छा ये है कि आप नीम के पत्ते ले लें, उसका पेस्ट बनाएं हाँ। और अपने फेस पे लगाएं अच्छा। और सो जाए और सुबह अच्छे से धो ले, सबसे बेस्ट है। और अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रही है तो उसी में हल्की सी हल्दी डालें और थोड़ा सा उसमें गुलाब का अर्क डालें, उसको अच्छा पेस्ट बनाएं और फेस पे आप उसको टैप करके छोड़ दें। कुछ देर के बाद 2 घंटे बाद या रात को लगा लिया तो सुबह उठ के उसको नीम गर्म पानी से धो ले। तो उसकी जो एक्ने प्रोन स्किन होती है तो वो एक तो कम हो जाएगी और गट को क्लीन करें। क्योंकि आप बाहर से तो कर लिया, हाँ। अब गट को क्लीन करें। आपने वो डाइट नहीं लेनी जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है जो आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। सही। आपने बहुत अच्छी हल्की फुल्की वेजीज लेनी है जिसमें लोगों को पसंद नहीं है, बट तुरई हो गई, कद्दू हो गया, लौकी हो गई, शलगम हो गया और क्या कहते हैं आप ककड़ी हो गई। हाँ। ये चीजें खाएं, क्यूकम्बर खाएं ताकि आपको वाटर जो है वो बॉडी हाइड्रेट है और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करे। और फ्रूट्स लें जो वाटर वाले होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं वो लें ताकि आपका लिवर क्लीन होता रहे। जितना लिवर डिटॉक्स होगा, जितना आपका स्टमक डिटॉक्स होगा, जितना आपका ब्लड क्लीन होगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी, कोई पिंपल नहीं आएगा। एंटीबैक्टीरियल एक दवाई ले लें कुछ दिन के लिए, जी जी, जिसमें आप लौंग, दालचीनी, लौंग का कावा 2-4 दिन पी लें, आपके अंदर से क्लेंज हो जाए। ठीक है। अच्छा मुनीसा, ये बताइएगा कि मुरझाई हुई स्किन, झुलसी हुई स्किन, सनबर्न, इसके लिए क्या रेमेडी है? इसको फौरी तौर पर कैसे ठीक किया जा सकता है? और लोग इस हवाले से बड़ा परेशान भी होते हैं और उनको ना इचिंग भी होती है, रेडनेस भी होती है। जी मुनीसा। अच्छा, जो सनबर्न हो जाती है स्कॉचिंग सन की वजह से, हाँ। इसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा योगर्ट लें, उसमें हल्दी डालें, शहद डालें और क्या कहते हैं मुलेठी का पाउडर डालें, हाँ। और थोड़ी सी संदल का पाउडर डालें। ये सब आप 1-1 चम्मच डालें, छोटा टीस्पून, और इसका पेस्ट बनाएं। ये घर की रेमेडी है इसलिए आपको आसानी होगी बनानी, वरना बाजार से तो आप कोई भी फेस पैक ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी जी। बट ये अगर आप उसको छोटा सा हल्का सा पेस्ट बना लें, हाँ। तो हल्दी आपके जो पिगमेंटेशन है उसको खत्म करती है, मुलेठी स्किन को साफ क्लियर करती है, शहद आपको पता है हाइड्रेशन अच्छा दे देती है, हाँ। और आपने योगर्ट यूज किया है तो लैक्टिक एसिड आपको और वाइटनिंग फेस भी दे देती है, आपकी स्किन भी क्लीन हो जाती है। सो ये एक हल्का सा पेस्ट बना के आप 2-3 दफा लगाएंगे, आपका सारा टैन खत्म हो जाएगा। सही। मतलब अच्छा, कितने दिन लगाना है इसको वीक में? मतलब रोजाना करें या क्या? नहीं, रोजाना ना करें, आप 3 दिन यूज कर लें लगातार, फिर हफ्ते में 1 या 2 दफा कर लिया करें जब आपके पास टाइम हो। सही। तो स्किन टैन जो है वो खत्म हो जाता है, टू टोन इससे जो है वो फर्क पड़ जाता है। मुरझाई हुई, थकी हुई स्किन लगती है कि बहुत थकन हो रही है, थकावट हो रही है। हाँ। मुरझाई स्किन की एक वजह ये भी होती है कि आपको जो डाइट है वो अच्छी नहीं है। ओके। और एक सुबह को शॉट पिया करें अदरक का, हाँ। और हल्दी, अदरक, काली मिर्च, हाँ। और उसमें थोड़ा सा लेमन डालें और 1 चम्मच आप उसमें ऑलिव ऑयल डालें। इसको अच्छे से हिलाएं जोर से, हाँ। विनेग्रेट की तरह बनाएं और इसका ये शॉट ले लें। सही। तो फायदा ये होगा कि आपका गट क्लीन होगा, हाँ। आपकी स्टमक लाइनिंग जो है वो हील होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो नरिशमेंट मिलनी होगी ना स्किन के लिए वो आ जाएगी। और वो ग़िज़ाएं खाएं जिसमें स्किन के ग्लो के लिए जैसे ओमेगा फैटी 3 एसिड होते हैं। आप कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल महंगे पड़ते हैं, लोग ज्यादा नहीं खा सकते, तो आप अलसी के बीज ले लें, नाश्ते में, योगर्ट में, पोरेज में डाल के खा सकते हैं। आप इसी तरह कोई जैसे ऑलिव ऑयल लेते हैं, इसी तरह आप एक और ऑयल ले लें, देसी घी ले लें, हल्दी ले लें। ये आपकी स्किन ग्लो के लिए अच्छी है, आपकी स्टमक को क्लीन करने के लिए भी अच्छी है, और ये आपका गट में जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया से खत्म करती है। और एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप डेली एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले थोड़ा सा ले लेते हैं तो
आपके गुड बैक्टीरिया भी बनते हैं और आपका शुगर स्पाइक भी कम होता है, जिसकी वजह से एक्ने क्रिएट हो रही होती है। और जो फैट होता है सॉल्युबल नहीं होता, वो जल्दी आपके गट से बाहर आ जाता है और सही। आपके आर्टरीज में क्लॉग नहीं होता। सही। चलिए जी, मज़ीद भी बात करेंगे स्किन रेमेडीज़ के हवाले से, स्किन इशूज़ के हवाले से। अब स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं कि स्किन वाइटनिंग के लिए कौन सा मास्क लगाना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि स्किन जो है वो ग्लो करे, स्किन जो है वो चमके और आपकी स्किन कोरियन और ग्लास स्किन हो जाए। लेकिन इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं स्किन रेमेडीज़ की कि किस तरीके से अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं और किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी होता है और जब आप अपने आप को बेहतर करते हैं इम्प्रूव करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आपको खुद अच्छा लगता है, आपके घर वालों को अच्छा लगता है। और जो रेमेडीज़ होती है ना, ये बहुत बेनिफिशियल होती हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है और घर बैठे आपके हज़ारों लाखों रुपये बच जाते हैं। स्किन वाइटनिंग के लिए क्या कुछ करना चाहिए, स्किन अच्छी करने के लिए क्या करना चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन ग्लो वाली कैसे हासिल हो सकती है, क्या रेमेडी है उसकी मुनीज़ा? अच्छा, स्किन अगर आपने वाइट करनी है तो प्लीज एक तो वाइट के पीछे ज्यादा ना जाएं। हाँ। स्किन की आप कोशिश करें कि आपकी नरिश हो, कोशिश करें कि आपकी सॉफ्ट हो, कोशिश करें कि आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज हो। सही। अगर ये चीज है तो हाँ। एक तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा देर तक यंग रहेगी और एजिंग उसकी डिले हो जाएगी। और जी। दूसरा ये है कि आपकी स्किन पे कोई केमिकल्स या बहुत ज्यादा आपने जब वाइटनिंग के लिए चीजें यूज की होंगी हाँ। तो वेयर एंड टेयर कम हो जाएगा। सही। अब आपके जो भी मैं भी दवाई कोई बताती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफा करें या 15 दिन में एक दफा करें, इसको हाँ। डेली ना करें। सही। अच्छा, वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप एक पेस्ट बना लें जिसमें आपको अच्छा ग्लो भी मिल जाता है और आपकी स्किन की स्क्रब भी हो जाता है, जिससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। आपने करना ये है कि आप संदल पाउडर लें, गुलाब की पत्तियों का पाउडर लें, ये सब हम वजन कर लेगा। संदल की गुलाब की पत्तियों का पाउडर ले, संदल का ले, मुल्लेठी का पाउडर ले, बादाम ले लें, बादाम को बारीक पीस लें और उस पे ऐड कर दें। आप उसमें बालछड़ लें, आप उसमें समंदरी झाग लें। अच्छा। और हुस्न यूसुफ, और हुस्न यूसुफ, ये बारीक बीज होते हैं, इसको आपने अच्छे से पीसना होता है। अगर आप रगड़ सकते हैं तो बहुत बेहतर है। हाँ। मशीन में ये पीसते नहीं है, तो आपने इसको कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से रगड़ लें। अच्छा। हावन दस्ते में कर लें, क्योंकि ये अगर आप मशीन में करते हैं ना तो वो क्वालिटी नहीं आती। जितना ही अच्छा पिसा हुआ होगा और समंदरी झाग अच्छी पिसी हुई होगी, उतना स्किन को ये एक लेयर उतारेगा आपके एक्चुअली स्किन पे और ग्लो भी देगा इंटरनली, क्योंकि वो सारे क्लॉग जितने भी आपके पोर्स होते हैं उसको खोलता है और फिर सारे लेयर उतारने के बाद स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट कर देता है। आप ये सारी चीजें लेके इसमें अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बना लें। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन तो आप इसको दूध में पेस्ट बना लें और अच्छे से मसाज करें पहले फेस का, बहुत अच्छा करें, क्योंकि आपने जिस डायरेक्शन में करनी है वो आपकी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए और आउटवर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल डाउनवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जब आप मसाज कर लें, थोड़ी सी आपकी फेस पे सर्कुलेशन अच्छी हो जाए, उसको साफ करके ऑयल को सारा, फिर आप ये मास्क लगाएं और छोड़ दें 15 मिनट 20 मिनट। और जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए आपकी फेस पे, तो आपने टिप को गीला करना है या अपने फेस को स्प्रे करना है और सर्कुलर मोशन में आपने इसको पहले स्क्रब की तरह अपने फेस पे रगड़ना है। बहुत ज्यादा हार्ड हाथ से नहीं करना, सॉफ्ट हाथ से करना, ताकि आपकी स्किन के टिश्यू डैमेज ना हो। जब आपने ये सारा सॉफ्टली रब कर लिया, फिर पानी से वॉश कर लिया। अच्छा। आपको इंस्टेंट ग्लो मिल जाएगा। और ये इसकी ये एक तरह का उपटन भी है। अगर इसमें आप 2 चीजें और ऐड कर ली तो ये आपका प्रॉपर उपटन हो जाता है, जिसमें आप बेसन भी यूज करते हैं, जिसमें आप मसूर की दाल भी यूज करते हैं और जिसमें आप ओटमील का आटा भी यूज करते हैं। ओट का आटा जिसे कहते हैं, जौ का आटा। जी जी।
तो ये आपका आउटर्न भी है, आप इसको पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पे आपके नकल काले हो रहे हैं वहां लगाएं, हाँ। आप अपने एल्बो पे लगाएं, आप अपने पाँव की जो हील्स हैं उस पे लगाएं, हील्स के ऊपर जो आपके एंकल्स होते हैं उस पे लगाएं, जा क्योंकि आपने देखा होगा डार्क हो जाती है इसके, तो ये आपको फील करेगी। सही। अच्छा बुनीसा, ये ज़बरदस्त आपने वाइटनिंग पेस्ट बताया। अब ये बताइएगा कि जिन लोगों को ये ज़्यादा शिकायत होती है कि हमें डार्क सर्कल ज़्यादा हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट उनको नाइट क्रीम सजेस्ट करते हैं कि आप नाइट क्रीम लगा के सो तो आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो रेमेडी क्या है डार्क सर्कल्स को दूर करने की? सबसे पहले तो रात को जल्दी सोए, राइट, ठीक है, और अपनी आईज को बहुत ज्यादा स्क्रीन से दूर रखें। हाँ। एक लिमिटेड टाइम बनाने, अपना स्केड्यूल बनाएं कि मैंने सिर्फ इतना टाइम स्क्रीन को देना है, और अपनी किडनी को कोशिश करें डिटॉक्स रखें। हाँ। अपने लिवर पे ज्यादा लोड ना डालें। ये सही। डार्क सर्कल आने की वजह बेसिक यही होती है ज्यादातर। सही। अब आपने इसको रिमूव करना कैसे? आप पानी पिए, हाइड्रेट करें बॉडी को, हाँ। और ऑयली फूड ना खाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि नरिशमेंट जाती नहीं है आंखों के पास, और फिर ये जो आपके आंख के नीचे छोटी छोटी आर्टरीज होती है ना, ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और इसके पास जितने भी स्किन के नीचे पाशा होता है और ये होता है ड्राई होता है, यहाँ पे अगर हाइड्रेशन होगी तो डार्क सर्कल नहीं होंगे। आपने करना ये है कि ऑलिव ऑयल और हल्दी और मलाई की मलाई, बस, और कुछ नहीं है। आपने इसको मिक्स किया है और आँख के नीचे लगा लें। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि स्ट्रेस है तो जायफल थोड़ा सा घिस के वो भी डाल दें, क्योंकि जायफल में भी ये क्वालिटी होती है कि वो स्किन की लेयर को उतारता है और थोड़ा सा सुकून देता है, ठीक है, और नमनेस देता है बेसिकली। तो आंखों को क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड होती है तो उसको जरूरत होती है, और क्लींजिंग की भी जरूरत होती है। तो एक्चुअली डार्क सर्कल की वजह ये भी होती है कि आपकी आंखों के नीचे एक लेयर होती है जो क्लीन नहीं होती। आपने करना ये है कि एक पैड ले लें, छोटे आई पैड होते हैं जो कवर होते हैं, अगर वो नहीं है तो कॉटन के आप छोटा सा टुकड़े बना लें इतने बड़े बड़े, या एक मलमल के कपड़े के चको पीसेस काट कर उसको अपने पास 4 तह में लपेट के गर्म पानी में डिप करें और आंखों में रखें, आंखों के ऊपर रखें। जब आंखें आपको लगे कि हाँ अब अंदर से सब सॉफ्ट हो गया तो उसको क्लींस करके फिर ये वाला मास्क लगाए। डायरेक्ट कोई चीज लगाते ना सबा तो होता ही है कि वो इतना ज्यादा फायदा नहीं देती, लेकिन अगर आप ना कुछ उसको सर्कुलेशन दे के थोड़ा डीप क्लीन करके फिर लगाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट ही कुछ डिफरेंट होता है। बिकॉज आपकी जैसे स्किन अंदर से भूखी होती है ना, ड्राई होती है, एज कर रही होती है, आपको पता नहीं होता, तो वो उसको न्यूट्रिशन जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सोक करना शुरू कर देती है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, और उसका फायदा ये होता है कि आपकी स्किन के ये डार्क सर्कल कम हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त आपने रेमेडी बताई। थैंक यू वेरी मच मुनीसा फॉर योर टाइम। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी 810।